रमेश की लाश ज़मीन पर पड़ी थी और मेरा रो रो कर बुरा हाल था। ये वही रमेश था जिसकी कभी मैंने घोर अपेक्षा की थी। अपेक्षा का कारण भी था, उसके जैसे सुंदर मैं भी नहीं थी, परंतु सपने में मैंने जिस राजकुमार की कल्पना की थी, रमेश उसका एक अंश भी न था। हाँ, उसका दिन अवश्य तेज था। अपने पिता की वकालत में हाथ बटाता था। मेरे ससुर शहर के बहुत बड़े वकील थे। रमेश में भी मेरे ससुर के गुण थे और वकीलों का कहना था कि वह अपने पिता से भी 2 कदम दूर जाएंगे, परंतु मुझे तब इन सब खबरों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे रोमानी दुनिया ही अच्छी लगती थी। शादी का 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि मैंने अपने पिता से शिकायत करते हुए अंदाज में बोला, पापा, आपने क्या देखकर मेरी शादी की है? रमेश से पापा भरे मन से बोले, बेटा, तुम्हारी 6 बहनें हैं, मैं कचहरी का पेशकार हूँ, इतना नहीं कमाता कि तुम बहनों की मनपसंद शादी कर सको, फिर भी आप मेरे स्वभाव से परिचित थे। बेटा, मैंने तुम्हारे अच्छे ख़ानदान में शादी की है, तुम्हें वहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। मैंने तुम्हारे लिए अच्छा ख़ानदान देखकर यह रिश्ता किया है। इतना कहकर पापा ने फ़ोन काट दिया। रमेश ने मुझे पापा से बात करते हुए सुन लिया था और उसने बोला, तो ठीक है ना, मेरे साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ख़ानदान के साथ रहो। ख़ानदान से मतलब मेरे पापा, मेरे सास ससुर से था। मैंने भी उसी टोन में जवाब दिया। रमेश को अच्छा नहीं लगा। अगली सुबह जब रमेश कचहरी चला गया तो एकांत पाकर मैं उन पलों में खो गई थी जिसमें मेरी पीड़ा बढ़ा दी थी। मम्मी से मैंने कहा था कि शादी के पहले मैं अपने भावी पति से मिलना चाहूँगी, पर मेरी किसी ने कहाँ सुनी। पापा ने कहा कि वह हर तरीके से सोच विचार कर शादी कर रहे हैं, तुम्हारा कोई पहल ही तो लड़के तुमने कोई पहल की तो लड़के वाले के बीच गलत संदेश जा सकता है। पिता के दबाव के आगे मेरी एक न चली। अंत में वही हुआ जिसका मुझे डर था। रमेश ने न केवल सांवला था, बल्कि उसकी एक आंख बह गई थी। मेरी तो सारी अरमानों पर पानी फिर चुका था। शादी वाले दिन भी मुझे कुछ सहेलियों ने समझाया, तब कहीं जाकर मैंने जयमाला के लिए राज़ी हुई। यही सोच सोच कर मेरा दिल बैठा जा रहा था कि आखिर पापा ने इतना बड़ा राज मुझसे छुपाया क्यों? सिर्फ इसलिए कि उन्हें 6 बेटियों की शादी करनी थी। बेटियों की इच्छा कोई मायने नहीं रखती। उनके लिए सोचकर मेरा मन पापा से उदास हो गया। रमेश की उपेक्षा जब मुझे परेशान करती, उसके दिमाग में हर वक्त यही घूमता कि ख़ानदान का नाम लेकर मेरे पापा ने उसका तिरस्कार किया, माना कि पापा ने ऐसा कहकर गलत किया। उसका प्रतिकार रमेश ने कौन सा समझदारी का परिचय दे रहा है? उनकी तो कुछ सालों की ज़िंदगी है, पर हमारे को सोचकर मैंने भी मन बना लिया कि मैं भी कोई पहल नहीं करने वाली हूँ। ससुर का मेरे प्रति कुछ झुकाव कुछ ज़्यादा था, सो मैं उनकी सेवा सत्कार कर अपना समय काट लेती थी। वैसे भी उनका रुतबा मुझे प्रभावित करता था। अगर आए दिन कोई ना कोई अधिकारी आते, उनके लिए एक से अच्छे लजीज खाने बनाने की जिम्मेदारी मेरी थी। मेरे पति उसमें वह मेरी मदद करते हुए खाने पीने के शौकीन थे। एक रात उनको कॉफ़ी पीने की तलब हुई। उन्होंने बैठक से आवाज़ दी। मेरी सास उठकर किचन में जा रही थी कि मैंने बनाने की जिम्मेदारी ले ली। अब तुम आ गई हो तो भला मेरे हाथ की कॉफ़ी इन्हें क्यों अच्छी लगेगी? मेरी सास बोली, ऐसी बात नहीं है मम्मी, मैंने बात संभाली। मेरे रहते आप कष्ट क्यों करेंगी? रहने दो, मैं सब समझती हूँ। क्या समझती है मम्मी आप? मैं भी तेज में आ गई। मेरा मुँह मत खुलवाओ। तंज देकर वह वहाँ से चली गई। मेरा मूड ख़राब हो गया। बेमन कॉफ़ी बनाकर उनके सामने टेबल पर रखकर जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम भी बैठो। ससुर के आग्रह और ससुर के कहने पर मैं उनके ससुर के बात को टाल ना सकी। हालांकि उनका हाथ पकड़ना मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम कल बनारस जाना, काफ़ी दिन हो गए हैं, तीज भी नज़दीक आ रही है। रुपए पैसे की चिंता मत करना, जितना चाहिए मांग लेना, मैं दे दूँगा। अपनी पसंद की साड़ी खरीद लेना। मेरे मन का सारा गुस्सा धुल गया। कमरे में कमरे में आ गई। पापा कल बनारस जाने के लिए कहा मैं चली जाऊं। रमेश का चेहरा देख रही थी, शायद उसे कुछ याद आए। जब देर तक उसे कुछ याद नहीं आया तो मैंने याद दिलाया, आपको याद भी है, मैं तुम्हारे चोचले में नहीं पड़ना चाहता हूँ। रमेश ने बोला, इतने बड़े त्योहार को आप चोचला कह रहे हैं? मेरा मुंह बन गया। 24 घंटे बिना अन्न और जल के रहूंगी, इसके लिए मैं आगे बोली, मुझ पर कोई एहसान नहीं करोगी। रहना है रहो, नहीं रहना है ना रहो।
मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो। वो शब्द, आज़ाद शब्द मेरे अंदर चुभ गया, मेरे दिल में त्रिशूल के भांति चुभ गया। क्या कोई स्त्री ऐसे पर्व पर अपने पति से ऐसे रूखे प्रतिक्रिया की उम्मीद रखती है? मैं बिखर चुकी थी। माना कि मेरे पिता से एक गलती हो गई है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इसके लिए मुझे कोसते रहें। नहीं कोस रहा हूँ। तुम्हारे पिता की कथन की बात तो है। सुन लो, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें भूलना आसान नहीं होता। रमेश ने बोला, मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने के लिए समय नहीं है। मुझे कचहरी जाना है। जाइए ना, मैंने आपको रोका ही कब है। मेरी आंखें भीग गईं। आपने मुझे पत्नी का दर्जा दिया होता तब न। अंतिम शब्द पर आते आते मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण न कर सकी, रोने लगी। रमेश का रूखापन मेरे भीतर नफरत के अलावा कुछ नहीं बना रहा था। ऐसे में मेरे ससुर का अपनापन मेरे जख्मों पर मरहम का काम करता था। धीरे धीरे मेरा रुझाव उनकी तरफ कुछ ज़्यादा ही होने लगा। एक रात हमेशा की तरह मैं रमेश के साथ बिस्तर पर अकेले सो रही थी कि अचानक किसी के स्पर्श से मेरी नींद टूटी। मेरा कोई हाथ खींच रहा था। ऐसा लगा शायद रमेश होगा, पर नहीं, वह जो था उसने मुझे अंधेरे में ही पहचान लिया। मैं गलती न हुई। उस रात न जाने किस भावनाओं से वशीभूत होकर मैं उस शख्स के हम बिस्तरी हो गई, जो कहीं जो कहीं के साथ मर्यादा जो कहीं भी मर्यादा जो कहीं मर्यादा के दायरे में नहीं आता था। 1 घंटे बाद दबे पाँव अपने बिस्तर पर आकर सो गई। उस रात के बाद मेरे ससुर मेरा कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखने लगे। मेरी हर ख्वाहिश के लिए उनके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। वहीं जाकर मेरी उपेक्षा रमेश का हर वक्त रुपयों कर रोना रोता था। जब भी कोई अधिकारी दावत पर आते तो मेरे ससुर मेरा परिचय बहू के रूप में कराना ना भूलते। खाना खाकर जब मेहमान खाने की तारीफ करते तो सारा श्रेय मुझे ही देते। तब गर्व से मेरा रोम रोम फूल उठता और मेरा मन रमेश के प्रति तिरस्कार से भरता चला गया। धीरे धीरे हम दोनों के दरमियान दूरियां इतनी बढ़ गई कि मेरा मन रमेश से उठने लगा। उसके बावजूद मैं पत्नी थी, इसके नाते उसकी फिक्र थी। अब कचहरी से शाम सीधे घर न आकर अपने किसी दोस्त के यहाँ जाता। सूत्रों से पता चला कि उसकी बीवी की तरफ उसका रुझान है। एक रोज़ तो पूछ बैठी, क्या जान सकती हूँ कि आप देर रात तक घर क्यों नहीं आते, बाहर क्यों रहते हैं? मेरे सवालों से उसके चेहरे पर रेखाएं बन गई। मेरे दिल में के कोने में भी अब नफरत की एक रेखा थी। मैंने अपने आप को संभाला। चिंता के मारे नींद नहीं आती। तुम्हें मेरी चिंता कब से होने लगी? रमेश के कथन से मेरा आत्मविश्वास भूलने लगा। कहीं आघात भय से भी मैं सिहर गई। तुम्हारे देर रात आने मुझे पसंद नहीं है। मुझे घर अच्छा नहीं लगता। रमेश का स्वर तीखा था। इसकी वजह ध्यान जान सकती हूँ। बेहतर होगा तुम न जानो। क्यों नहीं जाने तुम्हारी बीवी? इस बीच मेरे ससुर भी आ गए। पापा, आप हम दोनों के बीच मत पड़िए। मैंने किसी तरह बात संभाली। क्यों नहीं पढ़ूं? मोहल्ले में कानाफूसी होती है। चंदू के घर जाकर तुम्हें क्या मिलता है? पापा, बेहतर होगा आप मेरा मुंह मत खोलो। कुछ सोचकर मैंने ससुर के आगे बोलना मुनासिब न समझा। रमेश के जाने के बाद मेरी सास ने बोला, जवान बेटा है, अगर ज़ोर ज़बरदस्ती की तो हो सकता है कोई गलत कदम उठा ले। क्या यही सत्य था जो मेरे ससुर का नरम पड़ गए? मेरी सास ससुर से लड़ाई शुरू हो गई। वकील साहब, ठीक नहीं है, लड़का हाथ से निकला जा रहा है, तुम भी निकल जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है। मेरे ससुर ने बोला, क्यों नहीं होगी नफरत, दिल बहलाने के लिए जो आ गई है। उनका इशारा मेरी तरफ था। बेशरम, वह मेरी सास को मारने ही जा रहे थे कि मैं बीच में आ गई। सब तेरी वजह से हो रहा है, सास ने आंखें दिखाते हुए मुझे बोला। वकील साहब, आप अपने बेटे का घर बर्बाद कर रहे हैं, मैं यह सब नहीं होने दूंगी। आवेश में आकर मेरे ससुर ने सास को थप्पड़ लगा दिया। मिर्गी का दौरा आने से रमेश आ गए। वह भागकर माँ के पास आए। मेरी सास बहुत उपचार के बाद मैं ठीक हो गई। उस रोज़ मान लिया था कि मैं अब चाहे कुछ भी हो जाए यह जानकर रहूँगी। आखिर रमेश चाहते क्या है? घर से बेरुखी की वजह क्या है? तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए प्रतिबंध नहीं हूँ। मैं आपकी पत्नी हूँ। मुझे जानने का हक है कि आप क्यों इतनी देर रात घर से दूर रहते हैं। आप किस पर कमाई का ज़्यादा हिस्सा खर्च करते हैं? रमेश बोला, यह तो तुम तभी जान पाओगी जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा। वह कपड़े पहनकर बाहर जाने लगा। मैं तेज़ी से चलकर दरवाजे के सामने आ खड़ी हो गई। आपको इस सवाल का जवाब जाने बगैर मैं बाहर नहीं जाने दूंगी।
आपको बताना ही पड़ेगा, आपने मुझे ज़िंदा लाश बना रखा है। मेरी आंखें भर आईं। हटो मेरे रास्ते से। रमेश ने मेरे कंधों को झटका देकर हटा दिया। मैं ज़मीन पर गिर पड़ी, पर जाने के लिए आगे बढ़े तो मैंने कोई प्रतिरोध नहीं किया। एक तरफ से मुझे इतना तो आभास हो गया था कि रमेश शायद ही मुंह खोले। वह हमेशा से ज़िद्दी रहा है। काफ़ी मन्नतों से उसका जन्म सुना था कि उसके जन्म पर ज़बरदस्त दावतों का दौर चल रहा था। पापा जी यानी मेरे ससुर ने पैसे पानी की तरह बहाया। जिस व्यक्ति को इतना लाड प्यार मिला मिला हो, भला वो ज़िद्दी ना हो तो और क्या होगा। ठीक है, अगर आप मुझसे इतनी नफ़रत करते हैं तो मैं आपकी ज़िंदगी से दूर जा रही हूँ, कहकर मैं अपने कमरे में आ गई। सामान समेटा, मायके आई। मुझे 20 साल हो गए हैं। मैंने यहाँ भी अपना खर्च चलाने के लिए स्कूल ज्वाइन कर लिया था। कभी कभी खुदकुशी का ख्याल भी आता है, पर पापा की नसीहत थी कि बेटा ये पाप है। बढ़ते कदम रुक जाते थे। मेरे भाई ने कभी भी मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया। उनके बच्चों को पाल पोस कर मुझे असीम सुख मिलता है। उन्हीं को देखकर मेरी जीने की इच्छा बढ़ जाती है। एक एक दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो ही रही थी कि खबर आई कि रमेश को हार्ट अटैक आ गया है। मेरे हाथ से संदूक के डिबिया गिर गए। किसी अनिष्ट की कल्पना से, भले ही मेरा रमेश से मेरा कोई भी संबंध नहीं रहा हो, पर आज भी वह मेरा पति था। आज भी आस नहीं छोड़ी थी कि देर सवेर उसका मन बदले और वह मुझे बुला ले। हालांकि यह एक सपना ही साबित हुआ, क्योंकि अभी भी जो खबर मिली है पक्की थी। अब इस दुनिया में नहीं रहा। अकेले रोने लगी। इसका कोई जवाब मेरे पास नहीं था। वह शख्स जिसने मुझे कभी पत्नी का दर्जा नहीं दिया, उसके लिए क्या आंसू बहाना, एक सवाल मेरे जहन में चल रहा था। क्या संस्कार इतनी आसानी से साथ छोड़ देते हैं। छोटा भाई और भाभी आए, मुझे तसल्ली दिया। दीदी, ऐसे रिश्ते के लिए आंसू क्यों बहा रही हो जो सिर्फ नाम का ही था। मैं बोली, ऐसा मत कहो। पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है। मैंने इसको अहमियत नहीं दी। इलाहाबाद आई। रमेश की बहनों ने मुझे नफरत भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा। मोहल्ले की रामाबाई कहने लगी, तुमने रमेश को छोड़कर अच्छा नहीं किया। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मैंने नहीं, उन्होंने मुझे छोड़ा था। कौन सी औरत अपने ससुराल में नहीं रहना चाहती है, पर उस पर कोई भी उंगली उठाएगा। बुलाकर अपना फ़र्ज़ निभाया। मैं आज भी रमेश की पत्नी थी। यह अलग बात है कि उनकी बहनें कभी मुझे नहीं समझा, नहीं अपनाया। मेरे गुनाहों की मुझे सज़ा मिली। उम्र के 55वें पायदान पर आकर मैं हर तरीके से अकेली हो गई। एक बच्चा भी होता तो जीने का बहाना होता, पर रमेश से भी मुझे वो भी नसीब नहीं हुआ। मैं वहाँ कुछ दिन रुकी तो रमेश के कमरे से मुझे एक डायरी हाथ लगी। कुछ पढ़ने को मिला। उसमें लिखा था, मैं तुम्हें पहचान न सका और इसके पर आधारित होते हैं। तुमने मेरा विश्वास को तोड़ा है। अपने पिता को दोष नहीं दूंगा, जिसको पढ़कर मैं भाव विभोर हो गई थी। मैं गहराई में डूब गई। आंखों से आंसू बहने के लिए शायद मैं रिश्तों के दलदल में इतना फंस गई थी कि जहाँ से मेरे लिए निकलना बहुत मुश्किल हो चुका था। यही सोचकर मेरी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आगे आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आ सकूँ।